अचानक बिगड़ी पापा की तबीयत के बारे में सुनते ही मैं दिल्ली से अपने घर देवास आ गई थी। पापा फिलहाल ठीक थे, दिल का दौरा पड़ा था। इलाज के बाद वे घर आ चुके थे। मैं उनके बिस्तर के पास लगी कुर्सी पर बैठी उन्हें जूस पिला रही थी कि मम्मी के चिल्लाने की आवाज आई। तुम बच्चों से कितनी बार बोला है कि यहाँ ज्यादा शोर शराबा मत किया करो। किराएदार हो तो किराएदारों की तरह रहा करो। उनकी आवाज सुनकर मैं बाहर जाने को हुई तो पापा मुझे रोकते हुए बोले, बैठी रहो दुर्वा, तुम्हारी मम्मी का तो यह रोज का काम है। ऊपर वाले किराएदार के बच्चों को डांट रही होगी। अरे बच्चे हैं तो थोड़ा तो शोर करेंगे ही। कौन समझाए तेरी माँ को। हम पापा बेटी बात कर ही रहे थे कि अंकित भैया अपनी पत्नी संग पापा से मिलने आ गए। वे हमारे यहाँ पिछले 1 साल से किराए से पे रह रहे थे। आते ही उन्होंने पापा से बड़े आदर के साथ पूछा, अब कैसे हैं अंकल जी आप। तुम लोगों के होते हुए क्या दिक्कत होगी बेटा। अब तो एकदम बढ़िया हूँ। अंकित भैया और पापा के बीच होती बातचीत से मैं संतुष्ट हो गई। वे कुछ देर बैठे और फिर चले गए। उनका अच्छा व्यवहार देखकर मैं बोली, पापा किराएदार तो बड़े अच्छे मिले हैं हमें। हाँ दुर्वा बेटी, सो तो है पर तेरी माँ को वे बिल्कुल नहीं भाते। हर रोज किसी न किसी बात पर उनको फटकारती रहती है। न जाने मकान मालकिन होने का कौन सा दंभ लिए घूमती है तेरी माँ। वो समझती ही नहीं कि अगर मकान मालिकों को अच्छे किराएदारों की चाह होती है तो किराएदारों को भी अच्छे मकान मालिकों की चाह होती है। सही बात है पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं मम्मी से बात करूंगी। बातें करते हुए पापा की आंख लग गई। मैं किचन में जाकर मम्मी का हाथ बटाते हुए बोली, मम्मी मैं आपको और पापा को दिल्ली ले जाना चाहती हूँ। यहाँ आप लोग अकेले रहते हो, मुझे फिक्र होती है आप दोनों की। अभी तुम्हारी नई नई जॉब है, अभी तुम उस पर ध्यान दो, हम फिर कभी चलेंगे। वैसे भी बड़े शहर में हमारा मन नहीं लगेगा। हम माँ बेटी बात कर ही रहे थे कि बाहर से पानी बहने की आवाज आई। फिर मोटर चलाकर भूल गए ये लोग। आज मैं इन किराएदारों की ठीक से खबर लूंगी। मम्मी का गुस्सा शांत करने के लिए मैं बोली, जानबूझकर कोई नहीं भूलता मम्मी, आप गुस्सा मत करो, मैं मोटर बंद करके आती हूँ। अरे तुम नहीं जानती इन लोगों का रोज का यही है। मैं तो तुम्हारे पापा से रोज कहती हूँ कि निकालो इन्हें और कोई ढंग के किराएदार रखो। मम्मी थोड़ी बहुत गलतियां तो हम सबसे ही होती हैं। छोटी छोटी बात पर ऐसे नहीं भड़कते। दुर्वा तुम उनकी ज्यादा पैरवी मत करो। उनसे कैसे निपटना है मुझे अच्छी तरह पता है। मैं समझ गई कि मम्मी को समझाना बेकार ही था। दूसरे दिन ही मैंने मम्मी पापा का दिल्ली का टिकट करा लिया। दोनों ने कुछ ना नुकर की, पर आखिरकार दोनों कुछ दिनों के लिए मेरे साथ चलने को मान ही गए। जैसे ही हमारे घर आने की सूचना मेरे पड़ोस में रह रही मेरी मकान मालकिन आंटी को मिली, वे तुरंत मिलने को आ गई। उन्होंने फटाफट अपने घर से चाय पानी का इंतजाम करवाया। पापा मम्मी से वे बड़ी आत्मीयता से मिली। दूरवा कोई जरूरत हो तो बताना, कहती हुई वे चली गईं। उनके जाने के बाद मम्मी बोली, दुर्वा तेरी मकान मालकिन तो बहुत अच्छी है। हाँ मम्मी, कहते हुए मैं आगे बोली, अच्छा मम्मी मुझे ना अभी ऑफिस जाना पड़ेगा, शाम को पापा को एक हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना है, इसलिए मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। आप किचन में देखकर कुछ बना लेना, वरना मैं खाना ऑर्डर कर दूंगी। ओके बाय, मैं निकलती हूँ, कहती हुई मैं ऑफिस चली गई। ऑफिस में इतना काम था कि एक बार भी मम्मी को कॉल करने की फुर्सत नहीं मिली। शाम को जब घर लौटी तो पापा मम्मी आंटी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। 15 दिन वे दिल्ली में रुके। मैंने उन्हें जितना वक्त दिया सो दिया, पर मेरी मकान मालकिन आंटी ने उन्हें पूरा वक्त दिया। देवास जाते हुए मम्मी आंटी से बोली, बहन जी दूरवा यहाँ आपके सानिध्य में है, यह जानकर अब मुझे
इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। सच कहूँ तो ऐसा पहली बार देखा है कि मकान मालिक आप जैसे भी होते हैं, जो किराएदारों को भी अपना समझते हैं। मम्मी की इस बात पर आंटी बोली, जी इस बिल्डिंग में मेरे 8 फ्लैट हैं। सभी में किराएदार रहते हैं, पर मैं किसी को भी किराएदार नहीं समझती। वैसे भी देखा जाए तो किराएदार तो हम सब हैं, कुछ भी सदा के लिए अपना नहीं। ईश्वर जब चाहे तब इस माया रूपी मकान को खाली करा ले। हम सब ऊपर वाले के किराएदार हैं। असल मकान मालिक तो वो है। आंटी की बात सुनकर मम्मी की आंखें तरल हो गईं। धीमे से वे मेरे सिर पर हाथ फेरकर बोली, दुर्वा, यहाँ लाकर तुमने मुझे बड़ा पाठ पढ़ा दिया। सच ही तो है, हम सब ऊपर वाले के किराएदार हैं और यहाँ मकान मालिक कोई नहीं है।